अल्फा एल मार्टन्स ने आवाज दी, तो तुम यहाँ पहले से ही मौजूद हो। टेलर ने मेरे चेहरे से अपने पंजे हटाए, पीछे को झक्की और दोबारा अपनी इंसानी शक्ल में आ गई। मैंने सुकून का सांस लिया और सीधा बैठ गई। मार्टन्स तेजी से मेरी तरफ आया, और जैसे ही उसने मेरी मुड़े हुई टखने को देखा, इसकी आंखें फैल गईं। क्या तुमने अपना भेड़िया खो दिया है? क्या? वो रुका, सेबास्टियन की तरफ देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ नजरें डालें। अल्फा लीव आगे बढ़ा, मेरे सामने झुक गया, और मेरी बदन पर नजरें दौड़ाने लगा, जैसे मजीद जख्म तलाश कर रहा हो। जब इसकी नजरें मेरे चेहरे पर आईं, तो उसने भनवी सकीड़ लें। क्या तुम मरना चाहती हो? तुमने ट्रेनर को ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हवा? मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। मेरे कबीले का अल्फा मुझ पर डानित रहा था, मगर पता नहीं क्यों, इसकी डानित किसी और ही एहसास से भरी थी। मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया, जब मेरे जहन में कल रात का मंजर लौट आया, जब मैंने इसे चूमा था। टेलर रोने लगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपना भेड़िया खो दिया है। मैंने देखा कि जेनस ने उसे गुस्से से घूरा। टेलर की बात का जवाब दिए बगैर अल्फा लीव ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे मुंह से एक हल्की सी ससकी निकली। आंख के कोने से मैंने देखा, सेबास्टियन के हाथ मठियों में बंद हो रहे थे, फिर खल रहे थे। बगैर सोचे समझे मैंने अपने बाजू अल्फा लीव की गर्दन के गर्द लपेट दिए और खुद को उसके करीब कर लिया। लीव ने एक भनवी उठाई, मगर कुछ नहीं कहा। वो सीधा चलता हुआ इन्फirmary की तरफ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, सब उसके रास्ते से हट गए। इसने मुझे एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लटाया, मेरे जख्मी टखने को सहारा दिया और पूछा, डॉक्टर कहाँ है? अल्फा लीव के होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। अब तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? कल रात तो तुम मुझसे बिल्कुल बेतकल्लफ थीं। तुम मेरे इतने करीब थीं, जैसे दुनिया में और कोई ना हो, और अभी चंद लम्हे पहले तुमने मेरी बाहों में खुद को मजीद करीब कर लिया। इसकी नजरें गहरी हो गईं। या फिर तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि वो हसद करे? क्या तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो ताकि अपने साबिक साथी की तवज्जो दोबारा हासिल कर सकूं? मैंने गहरा सांस लिया। नहीं, मैं रिकी निगल कर बोली। मैं तो बस गिरने से डर गई थी। मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कल रात कैसी रात की बात कर रहे हो। मेरी याद के मुताबिक तुम अपनी हवेली में थे और मैं बिल्कुल किसी और जगह। मैंने इसे नहीं देखा, मगर महसूस कर सकती थी कि वो मुझे किस शिद्दत से घूर रहा है। इतनी शिद्दत से कि मैं इसकी नज़रें अपने चेहरे के एक तरफ महसूस कर सकती थी। दिन में अल्फा के फ़राइज़ निभाने के बाद रात में बार आकर बैठना मेरे लिए रोज़ का मामूल था। नहीं, ये सिर्फ मामूल नहीं था, ये एक रस्म थी। ईमा के लिए, मेरी मरहूम साथी के लिए एक रस्म। ईमा और मैं साथ बड़े हुए थे। वो बेटा की बेटी थी और जिस दिन हमें मालूम हुआ कि हम मुकद्दर साथी हैं, हमने चांदनी देवी का शक्र अदा किया। मगर 1 साल बाद ईमा मर गई। इसे मार दिया गया था। हर रात मुझे वो मंजर सताता, ईमा की वो आखिरी सांसें। पिछली रात कुछ अलग थी। बार में वो औरत जो चंद मीटर के फासले पर बैठी थी, मेरी तवज्जो छीन रही थी। जब मैंने इसे शराब पीते देखा तो खुद को रोके रखना मुश्किल था। इसके होंठों तक जाने वाला ग्लास छीनकर मैं उसी लम्हे इसके लबों पर झपटने को तैयार था। फैंग, मेरा भेड़िया, तकरीबन पागल हो गया था। ईमा के बाद ये पहली बार था जब फैंग किसी शी-वलफ की दीवानगी दिखा रहा था। ईमा के बाद मैंने बहुत सी शी-वलफ़्स के साथ वक्त गुजारा ताकि माजी के भंवर से खुद को निकाल सकूं, मगर फैंग हमेशा खामोश रहता था। हैरत अंगेज बात थी कि एक बेतरतीब शी-वलफ, जो खुद को नशे में धकेल रही थी, मेरे भेड़िए को बेकाबू कर दे। अगर तुम ऐसे पीती रहोगी तो दरिंदों के लिए आसान हदफ बन जाओगी, मैंने कहा। कुछ ही देर में हम एक होटल के कमरे में अकेले थे। वो नातवां थी। मेरा भेड़िया पागल हो रहा था, मगर मैंने खुद को छूने से रोका। ये पागलपन था, मैं उसे चाहता था। अगर कहूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत थी तो ये मुबालगा ना होगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर चंद लम्हों में वो मेरे बाजुओं में करख्त आवाज़ में कराहते हुए ना हो तो मैं मर जाऊंगा। मगर मुझे खुद पर काबू रखना था। वो नशे में थी और अभी अभी ठकराई हुई थी। ऐसे लोग आमतौर पर बाद में पछताते हैं। फिर मैंने वो काम किया जो मुझे मुमकिन ना लगता था। मेरी शर्त के नीचे एक शिद्दत के साथ फैंग पागल हो गया।
मैं कमरे से निकल आया। पूरी रात फैंग ने मुझे नज़रअंदाज किया और मैं सो ना सका। बेख्वाबी मेरे लिए नई बात नहीं थी, मगर इस बार वजह नई थी। पहले मेरी बेख्वाबी ईमा के कत्ल के मंजर की बार बार गर्दिश की वजह थी। पिछली रात मेरी बेख्वाबी की वजह रीता को अपने बाजुओं में रखने की शिद्दत और ये यकीन दहानी थी कि इसके गाल पर किसी भी सूरत आंसू का रक्स ना होने पाए, खासकर इसके साबिक साथी की वजह से। सुबह जब आई तो मैंने इसे होटल से भागते देखा, तो मैं इसके पीछे अपने पैक तक चला आया। खुशी हुई जानकर कि वो मेरे पैक का हिस्सा है। अब मुझे उसे जब चाहे देखना आसान होगा। हाँ, मैं उसे रोज देखना चाहता था, और जब मुझे मालूम हुआ कि वो जंगी तरबियत में एक वारियर ट्रेनी है, मैंने मार्टन्स से कहा कि वो मुझे ट्रेनिंग क्लास में शामिल करवाए। जब मार्टन्स ने मेरा इरादा बताया तो मैंने उसके चेहरे को देखा, और जैसे ही हमारी नजरें मिलें, दोबारा उसके होंठ छीन लेने की ख्वाहिश और बढ़ गई। इस निगाह से लगा कि वो नहीं चाहती मैं इसके आसपास रहूं। वो डरी हुई दिखाई दे रही थी, और मैं उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकता, वो जख्मी थी। मेरा मुंह सख्ती से बंद हो गया जब मेरी नजरें रीता से सेबास्टियन, मेरे भतीजे की तरफ मुंतकिल हुए। ओह मेरी देवी! मैं इसका सर तोड़ डालने की ख्वाहिश महसूस करने लगा, इसका जिस्म चीर देने की फिक्र के साथ कि इसने रीता को तकलीफ क्यों दी। रीता को इन्फirमरी में छोड़कर जब पता चला कि जिस साथी का वो जिक्र कर रही थी वही था, मैंने टेलर को सख्त घूरते हुए देखा जो सेबास्टियन के साथ खड़ी थी, और याद आया कि इसने रीता को तकरीबन मार ही डाला था। इन दोनों को जीना हराम कर देना चाहिए जो रीता को तकलीफ पहुंचाते हैं। फैंग गराया और मैं एक कदम पीछे हटा, ये जानकर कि मेरा भेड़िया अफसर उठा रहा है। मेरी आंखें काले हो गईं। फौरन मैंने अपनी थैले से 2 कांटे निकाले और टेलर और सेबास्टियन की तरफ उछाल दिए। दोनों कांटे उनके बाजुओं में लग गए। मेरी आंखें अपनी असली रंगत में वापस आ गईं और मुझे खून बहता देखकर इत्मीनान हुआ। टेलर ने वो जख्मी बाजू पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। सेबास्टियन ने मेरी तरफ गुस्से से देखा मगर शिकायत करने की हिम्मत ना की। एक ट्रेनर बोल रहा हो तो तुम बात नहीं करते, मैंने बेपरवाही से कहा। ये एक बेहतरीन बहाना था कांटे उछालने का। हम बात नहीं कर रहे थे। सेबास्टियन ने गराया। मेरी भनूवी चढ़ गईं। सब खौफ से रुक गए और रास्ता दिया जब मैं सेबास्टियन की तरफ बढ़ा। क्या तुम मेरे सामने अपने अल्फा को झूठा कह रहे हो? सेबास्टियन खौफ से सर झुका गया। मैंने टेलर की तरफ कान खींचा। तुम कैसे जुर्रत करती हो? अपनी सौतेली बहन को कत्ल की कोशिश करने के बाद तुम कैसे इसके खिलाफ झूठे अफवाहें फैलाती हो? टेलर रोने लगी। मेरा मतलब नहीं था। खुद झुककर उसे माफी मांगो। मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई इंतखाब नहीं है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी। फौरन टेलर रीता के पास दौड़ी और सर झुकाकर बोला, मुझे मुआफ करो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाएं। मैं रीता के पास गया तो टेलर फौरन पीछे हट गई। मैंने उसके घुटनों की जांच की। जख्म ठीक हो रहे हैं, ये जानकर खुशी हुई। मैं सीधा खड़ा हुआ और रीता के सामने ऊंचा होकर खड़ा रहा। मैंने उसकी आंखों में फिर देखा। मैंने उसकी दिल झुकाने वाली तस्कीन देख ली, मगर उसने फौरन वो मुस्कुराहट छुपा ली और पुरसुकून चेहरा बनाकर चंद कदम पीछे हटे। मेरा दिल कुचला महसूस हुआ। वो अब भी मुझसे बचने का इरादा रखती थी। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए। वो इतने ही कदम पीछे हटी। वो कोशिश कर सकती थी, मगर मैं उसे अपने काबू से बाहर जाने नहीं दूंगा।